दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अंक में हम आज पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। हम पढ़ रहे हैं जिसमें बालकों की प्रगतिशील शिक्षा के लिए कौन कौन सी मेथड है, उनमें से हम 7वीं मेथड में यहाँ पर आ गए हैं। 7वीं प्रकार की जो विधि है उसमें देखें तो बालकों को किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए। छोटे बच्चे तो अध्ययन बिना किसी की सहायता के नहीं कर सकते हैं, उन्हें तो आश्रित रहना ही पड़ता है। जब बालक बड़े हो जाते हैं तब इस प्रकार की वैसाखी आने की उन पर जो सहारा जो हम दे रहे हैं हटाने का काम हमको करना चाहिए, ताकि वे स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। छात्रों को सब कुछ तैयार की हुई सामग्री मतलब पका पकाया उनको अपन दे दें तो वो क्या हो जाएगा, उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। अतः नई विचारधारा स्वतंत्र अध्ययन का समय आया है। क्या आया है मित्रों? स्वतंत्र अध्ययन का आया है। इसे योजना कार्य भी कहा जाता है। छात्र अकेले या छोटे समूह में अध्ययन कर ज्ञान लाभ करते हैं। अतः यह आव्यूह छात्र केंद्रित होता है। कैसा होता है मित्रों? छात्र केंद्रित होता है। छात्र के अनुसार ही यह शिक्षा दी जाती है। शिक्षक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिससे छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित हो जाए। छात्रों को जो नई बात सीखनी होती है या जो समस्या सामने होती है उसका हल वे स्वयं ही सक्रिय रहकर खोजते हैं। वे आवश्यक सामग्री खोजने, अध्ययन करने, कार्यक्रम बनाने, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने एवं समस्त कार्य छात्र को स्वयं करना होता है। छात्र अपना कार्य करने को स्वतंत्र होता है। इस आयु से छात्रों में स्वतंत्र चिंतन एवं ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। मित्रों, आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक शैक्षिक निर्देशन उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में यह अत्यंत प्रभावशाली विधि में इसे एक है। दोस्तों, इसके गुण कौन कौन से हैं इस विधि के? इसमें देखें तो छात्रों को स्वावलंबी बनाती है यह विधि क्या करती है मित्रों? छात्रों को स्वावलंबी बनाती है। छात्र स्वतंत्र होकर कार्य करना सीखते हैं। व्यक्तिगत शील गुण एवं ज्ञानात्मक कुशलता का विकास होता है। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इससे स्वतंत्र रूप से चिंतन एवं अध्ययन करना सीख जाता है और छात्र क्या हो जाता है? अंत में आत्मनिर्भर बन जाता है। मित्रों, आगे हम इसमें देखें इसी विधि में दोष एवं सीमाएं। इसकी क्या सीमा है इस विधि की? शिक्षक को शैक्षिक निर्देशक की ही भूमिका निभानी चाहिए, शिक्षक की नहीं। यहाँ पे क्या करना चाहिए? शिक्षक को शिक्षक नहीं बनना चाहिए, सिर्फ उसको निर्देशक दे, वो निर्देश करे कि ऐसा करो आप। सभी छात्रों में एक साथ यह वृत्ति नहीं पनप सकती है कि वह अपना काम स्वयं कर सके, लेकिन धीरे धीरे यह कार्य हो जाएगा। विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण नहीं है जिससे इसका प्रयोग किया जा सके। इसका प्रयोग करना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि बालक ऐसा नहीं कर सकते। आयु रचना जैसे स्वतंत्र अध्ययन विधि नहीं हो सकती है, एक एक बालक अपना स्वयं नहीं कर सकता। 8वीं मेथड में देखें दोस्तों तो ऐतिहासिक खोज आयु विधि के। ऐतिहासिक खोज आयु में हम पढ़े तो खोज विधि के जनक J.S. ब्रूनर है, जो मनोवैज्ञानिक है J.S. ब्रूनर। यह ऐतिहासिक खोज आयु की खोज की इन्होंने। इस विधि का उपयोग सामाजिक विषयों में तथ्यों के ज्ञान के लिए अधिकतर किया जाता है। विद्यार्थियों को किसी घटना की खोज पर आरंभिक विकास की प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। छात्र एक आविष्कारक या खोजी की स्थिति में रहते हैं। विद्यार्थियों की उनकी आयु, मानसिक स्तर, रुचि व कक्षा की दृष्टि से नवीन ज्ञान की खोज करनी पड़ती है। मित्रों, विद्यार्थियों को तथ्यों की व्याख्या करना सिखाया जाता है जिससे नए तथ्यों की जानकारी का बोध होने लगता है। छात्रों को चिंतनशील, सक्रिय तथा निरीक्षण की क्षमता का विकास हो जाता है। यहाँ पर कब प्रयोग किया जाए इस मेथड का? इस मेथड का उपयोग करना हो तो हमको कैसे करना चाहिए, यह इसमें आगे देखें तो छात्रों में मौलिक चिंतन तथा अन्वेषक की कार्यपद्धति से परिचित कराने के संदर्भ में प्रयोग किया जाना चाहिए। कब किया जाना चाहिए? छात्रों को मौलिक चिंतन या अन्वेषक, जब उनको क्या डिस्कवर करना हो, कोई चीज को खोजनी हो, चिंतन करना, विचार करना हो, उनको विवेक लगाना हो, तब यह मेथड बहुत उपयोगी होती है। तो इसके गुण क्या है? छात्र खोज विधि से परिचित हो जाते हैं। छात्रों में निरीक्षण, चिंतन, मौलिकता का विकास करती है। सामाजिक तथ्यों को नजदीक से जानने व समझने का अवसर मिलता है। छात्र सक्रिय हो जाते हैं। छात्र समझ पाते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। आगे हम इसमें देखें कि एक रोचक आयु है यह मेथड एक रोचक आयु है। छात्र जान पाते हैं कि एक सिद्धांत या नियम के बाद दूसरा परिवर्तित सिद्धांत या नियम किस प्रकार सामने आता है। छात्रों द्वारा सीखी गई बातें स्थायी बन जाती है। यहाँ पर इस मेथड के दोष क्या है मित्रों?
इसमें सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है यहाँ पे, यह आव्यूह सभी विषयों में लाभप्रद नहीं होता है और सामान्य या इससे निम्न स्तर के छात्रों के लिए लाभकारी नहीं होता है। यह शिक्षण विधि के रूप में एक धीमी विधि है। यह शिक्षण विधि के रूप में कैसी विधि है, धीमी विधि है। उपरोक्त वर्णित समस्त आव्यूहों का प्रयोग कक्षा शिक्षण में किया जा सकता है। शिक्षक को मात्र यह देखना है कि किस समय किस आव्यूह का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें शिक्षक बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो समय परिस्थिति को समझ सके। शिक्षक आव्यूह द्वारा सीखने को सरल तथा प्रभावशाली बनाया जाता है, इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि वे वर्णित आव्यूहों को दैनिक शिक्षण में प्रयोग में लें। तो दोस्तों, हमने यह जो सीरीज है हमारे द्वारा चलाई गई थी, इसमें बालकों को बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा। उनके इस अध्याय में हमने जाना कि बालकों को बाल केंद्रित शिक्षा देने से किस प्रकार से हम प्रगतिशील शिक्षा बना सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में समय की ज्यादा लगती है और उनको केंद्रित होकर उनको शिक्षक को एक समय परिस्थिति के अनुसार उनको सिखाया जाता है। तो दोस्तों, हमारी सीरीज आपको कैसी लगी? यह जो सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है, यह सीटीईटी और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और मनोविज्ञान से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। जय भीम साथियों। हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे हैं। तो जनगण मन में हमारी हो जाए।